नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। एक बहुप्रतीक्षित इंटरव्यू था, ये टीएमसी प्रदेश अध्यक्ष नीरज राय जी से होना था, जो पिछले कई बारों से टल रहा था। एक बार तो हुआ, लेकिन तकनीकी कारणों से वो आप लोगों को नहीं दिखाया हम लोग नहीं दिखा पाए। लेकिन इस बार नीरज जी हम लोगों के साथ हैं और अवसर ऐसा है कि टीएमसी जीत भी गई है। जैसा कि उस समय आप लोगों को हम लोग नहीं बता पाए थे, लेकिन आप लोगों ने ये खबरों में पढ़ा ही होगा कि टीएमसी की जो जीत का ताना बाना था, ये उत्तर प्रदेश में बैठकर बुन रहे थे। वो इस तरह कि दरअसल जो तमाम जगह भाजपा शासित प्रदेश है, वहाँ भाजपा क्या कर रही है, उसको लेकर फीडबैक वहाँ स्थानीय स्तर पर वो नेताओं को भेज रहे थे। और उसका जो है परिणाम भी आया, जो इनके लिए काफ़ी सुखद है। तो नीरज जी, आपका स्वागत है। और जीत की, एक ऐतिहासिक जीत की, आपको और आपकी पार्टी को और राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई। अपना पहला सवाल यही है कि दरअसल जिस जीत को बंगाल में क्या माना जा रहा था, ये तो अपने को नहीं पता, लेकिन कम से कम राष्ट्रीय मीडिया ये मान रही थी कि ममता बनर्जी हार रही हैं। तो ये चमत्कार कैसे हुआ? देखिए, राष्ट्रीय मीडिया अपने हिसाब से जो चीज़ें लेकर चलती है, उस पर हम प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा कर रहे हैं। लेकिन जो भी चुनाव होते हैं, और बंगाल का खास तौर से चुनाव देखा जाए तो वो चुनाव एक देश के प्रधानमंत्री और एक प्रदेश के मुख्यमंत्री के बीच में आकर उलझ गया था। और दूसरा जो वहाँ पे पहलू था, एक प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अपने प्रदेश में कितना बेहतर अपने जनता के लिए किया है, और एक देश के प्रधानमंत्री ने, जो कि उनके लगभग 1.5 दर्जन प्रदेशों में देश के अंदर भी सरकारें हैं, उन्होंने कितना काम किया है। यहाँ पे काम के तुलनात्मक गणित देखा जाए तो बंगाल की जनता ने ममता बनर्जी जी की हमारी जो सरकार रही है, उससे संतुष्टि दिखाई है। उसका फायदा ये हुआ कि पिछले 2 बार से भी ज्यादा हम सीट लेकर आए हैं, और ममता जी वहां पर तीसरी बार मुख्यमंत्री बनी है, जनता की उम्मीदों पर खरा उतरते हुए। अच्छा, एक जनता का जीत आप लोगों की वहाँ ऐतिहासिक जीत हुई, लेकिन उस जीत का क्या ये मतलब है कि जो अपोजिशन है उसके ऊपर हमला हो? वहाँ पर जिस तरह से भाजपा कार्यकर्ताओं के ऊपर हमला हो रहा है, ये अपना पहला सवाल है। उसमें मैं 2 चीज़ जोड़ूंगा, फिर आपसे जवाब चाहूँगा। पहला कि दरअसल जब 2 तारीख के बाद, 2 तारीख को एक देव ओब्रायन का ट्वीट आता है कि ये भाजपा का दुष्प्रचार है, उसी दिन, उसके दूसरे दिन महुआ मित्रा का आता है कि दरअसल ये जो है ये गोदी मीडिया का एक प्रोपेगेंडा है। लेकिन जब 5 तारीख को खुद ममता बनर्जी मुख्यमंत्री की शपथ ले चुकी होती हैं, तो ये कहती हैं कि जो हिंसा में 16 लोग मारे गए हैं उनको हम कंपनसेशन देंगे। मेरा सवाल यहीं से खड़ा होता है कि एक तरफ आपके कुछ नेता कहते हैं कि ये दुष्प्रचार है, और दूसरी तरफ खुद मुख्यमंत्री कहती है कि वहाँ हिंसा हुई। तो ये क्या विरोधाभास? देखिए जितेंद्र जी, हिंसा का कहीं भी कोई, किसी भी प्रदेश और देश में कोई स्थान नहीं है, और हिंसा कहीं भी हो वो निंदनीय होती है। अब हमारे 2 नेताओं पे और मुख्यमंत्री जी के ऊपर आप बात देखिए। जी, देखिए, जब से अधिसूचना लगती है और सरकार के गठन तक की पूरी जिम्मेदारी जो होती है, वहां पे कानून व्यवस्था की राज्यपाल और चुनाव आयोग के अंतर्गत आती है। लेकिन 2 तारीख को वहां पे बंगाल की जनता ने देश के प्रधानमंत्री को मुंह खिलाया। उसके बाद ये हिंसा की जो बात आई, दुष्प्रचार जो हुआ और मीडिया का, वहां पर आपने देखा कि बंगाल में जहां तक ये लोग दिखाए कि एक महिला के साथ गैंग रेप किया गया, जो कि जांच में पता यही चला है कि वो बंगाल का है ही नहीं, कि हमारे देश का ही वो नहीं है। वो फोटो इनके सोशल साइट और आईटी सेल के लोगों ने दिया, तो उसको हम अफवाह ही कहते हैं और कहेंगे भी। और रही बात हिंसा में मारे गए लोगों का, तो जब ममता जी मुख्यमंत्री का पद शपथ लेती हैं वहां पर, तो पता तो चला ही था कि कितने लोग मरे थे, जिसमें से कि 17 लोगों की मौतें हुई थी। तो वो भाजपा कार्यकर्ता की बात जो करती है, यह सबसे बड़ी दुखद बात होती है। वो भाजपा के कार्यकर्ता हो या टीएमसी के कार्यकर्ता हो, ये सब क्यों, वो इंसान ही तो हैं। अगर कोई भी मरता है तो इंसान की ही जान जाती है। तो यह भाजपा की जो दोहरी
राजनीति की जो चाल चरित्र चेहरा की जो बात आती है, यही से इतने से स्पष्ट होती है कि बंगाल में ये कितने स्तर तक जाने का प्रयास करती रही। अगर ममता जी ने कहा कि हम कंपनसेशन देते हैं तो कहीं से गलत नहीं किया, जो कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, पंचायत चुनाव के तहत चुनाव कराने के लिए 706 अध्यापकों की मौत हुई है, उन अध्यापकों का हत्यारा उत्तर प्रदेश की सरकार है, उस पर पहले तो जवाब दे मोदी जी और योगी जी। ये क्या कहा जा सकता है? आप जबरदस्ती चुनाव कराने की जरूरत क्या थी आपको? ये देखिए हिंसा, कोरोना गांव में हर जगह फैला हुआ, 85% से ऊपर लोग उत्तर प्रदेश में कोरोना महामारी के चपेट में हैं। जांच होगी तो सबका निकलेगा, जब जांच ही नहीं होगी तो सरकारी आंकड़ा तो हकीकत छुपाएगा ही छुपाएगा। नहीं, चलिए ठीक है, ये जो आपने आंकड़ा दिया ये हमको नहीं लगता है कि अभी इस तरह कोई आधिकारिक आंकड़ा है। नहीं, मैंने कहा ना कि जो सरकार जो आंकड़ा देगी, देख लीजिए, मैं जिस गांव से आता हूं, अगर आज अभी आपसे मेरी बात हो रही है, जांच करवा लीजिए, शायद ही कोई ऐसा घर है जहां पर कि सर्दी जुकाम बुखार सर में दर्द तमाम ये चीजें न आती हों जो कि कोरोना को ही प्रदर्शित करती है। हिंदुस्तान छोड़ लीजिए, उत्तर प्रदेश का हर गांव ग्रसित है। क्या बात करते हैं कि जो आंकड़ा हमने दिया, मैंने कहा ना आंकड़ा वही आएगा जो हकीकत को छुपा के चलेगा। नहीं, हम दरअसल बात पश्चिम बंगाल की कर रहे हैं और आप उत्तर प्रदेश में चले आ रहे हैं। हम इसलिए कर रहे हैं कि हम जवाब आपको पश्चिम बंगाल का भी दे रहे हैं। नहीं तो हम दरअसल हम ये चाह रहे हैं कि बातचीत जो है, बहरहाल वो आपका भी अधिकार है, लेकिन दरअसल हम लोग पश्चिम बंगाल में है तो बातचीत हमारी वहीं पर हो। हमारा अगला सवाल ये है कि नंदीग्राम में ममता बनर्जी हार गई, तो दरअसल अब ये सवाल उठाया जा रहा है, लोग लिख भी रहे हैं, आप उसको एक दूसरे तरीके से ले सकते हैं कि आखिर में जब वहां वो चुनाव हार गई तो क्या नैतिक आधार है कि वो मुख्यमंत्री बनी। ठीक है, मतलब कि बंगाल ने देश के प्रधानमंत्री को हरा दिया और आज भाजपा नेताओं की तरह भी नंदीग्राम में ही टिके हुए हैं। हमारे भारत का संविधान कहता है, मैं उस पर डीप में जाना नहीं चाहूंगा कि नंदीग्राम में हारे क्यों, वहां पर भाजपा जीती क्यों, वो लंबा प्रोसेस चला जाएगा। और आपको होता क्या है कि अपनी गलतियों को छुपाने के लिए मोदी जी जो इनके जादूगर हुए घूम रहे थे, मैजिक है। जिस तरह से बिहार में आपने देखा कि जदयू से ज्यादा सीट इनकी आ गई, दूसरी बड़ी पार्टी बन गई बिहार में, तो मोदी मैजिक है। लेकिन बंगाल में ये फिक्स हो गए, बंगाल की जनता इनको धरातल का अनुभव करा दिया। लेकिन ये क्या है, टिके हैं नंदीग्राम पे, तो इतने से इनको संतुष्टि मिलनी है, मिलने दीजिए। नंदीग्राम ने पूरे बंगाल में मोदी जी को बाहर कर दिया। और नैतिकता के आधार पर अगर आप कहते हैं, हमारे देश का संविधान कहता है कि मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बनने के लिए एक जगह चुनाव हार जाना और उस पद पे न आना निर्धारित नहीं करता है। अभी समय है वहां पे चुनाव जीतने के लिए। 2014 में देखिए मोदी जी इतना गंभीर थे तो एक ही जगह से चुनाव लड़ लिए होते, दो जगह से इनको भरने की क्या जरूरत थी भाई। तो भाजपा के विश्व नेता बने उस समय भी घूम रहे थे, यशस्वी की भाषा मतलब ये चल रही थी। भारतीय जनता पार्टी के लोग हिंदी शब्दावली को भी दूषित करने का काम कर रहे हैं। और ममता बनर्जी नंदीग्राम में हार गई वो मुद्दा नहीं है। नंदीग्राम में खड़ा हुई भाजपा की चुनौती को स्वीकार किया इन्होंने। दीदी वर्सेस दादा, जो कि दाढ़ी वाले जो दादा की बात चलती थी, वो वहां से बाहर हो गए, तो शुभेंदु अधिकारी आ गए। तो चलिए ठीक है, तभी तो हम 216 सीटें लेकर आए हैं। ये कितना लेकर आए हैं, इनकी एक आइडियोलॉजी और क्रोनोलॉजी पे बात कर लीजिए। होता क्या है कि 2 मई से पहले ये आधार बनाकर चलते थे कि हम बंगाल में 2019 के इलेक्शन में 18 सीटें जीते हैं, 40% हम वोट खींचे हैं, हम वहां पे बंगाल में 200 पार आ रहे हैं। अब हुआ क्या, अगर 18 सीटों को आधार बनाया जाए तो भारतीय जनता पार्टी को 125 सीट से ऊपर सीट जीतना चाहिए था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी आ गई वहां पे 75 पर। ये तुरंत पाला बदल लिया, सुविधा के हिसाब से जो बयान बदलते हैं, सुविधा के हिसाब से अपने कारस्तानियों को बदलते हैं। तो अब क्या बोल रहे हैं कि 3 से हम 2016 में चले गए कि 3 से 75 आए हैं, 25 गुना ज्यादा हमने इंप्रूव किया है। अरे भैया डूब मरो आप लोग। मैंने देखिए, ये तो उपलब्धि आप नहीं मानेंगे कि 3 से 75 पे आ गए और वोट परसेंटेज उतना ही है, तो ये तो एक पार्टी की उपलब्धि ही है। और कम से कम वो पार्टी जो पश्चिम बंगाल में थी ही नहीं। ओहो, मैं वही बता रहा हूं आपको, यह पार्टी की उपलब्धि तब मानी जाती जब देश के प्रधानमंत्री के हाथ में बागडोर नहीं होती चुनाव की। तब समझिए, वो तो केवल दीदी पे रह गए और वहां पर
उपलब्धि इनकी तो मानते कि जब 211 से नीचे होते, 11 से नीचे नहीं थे ना, 211 से, उससे हम ऊपर रहे। पिछली बार भी मैं बताता रहा सभी चैनलों पे, जितना हम लोग काम करते रहे उस पर भी बताता रहा कि ये लोग सिर्फ ये बताने में मशगूल थे कि 2019 में, 2016 में 17% हम थे, 2019 में 40% आ गए, 18 सीट हम जीते, वो हमारी वहां पे मोदी जी की तूती बोलती है। तो उसी 18 को अगर आधार मानते हैं तो 125 से ऊपर सीट आना चाहिए था भारतीय जनता पार्टी को। मैं वही बताना चाह रहा हूं, उपलब्धि इनका बताने की बात नहीं और अपनी गिनाने की बात नहीं है। हम उस समय भी 45 से थोड़ा सा नीचे थे और हमारी आज भी सीट बढ़ी है। तो जो गायब हुए हैं, अब सुन लीजिए तर्क वाली, जो लॉजिक वाली बात यह है कि कांग्रेस और सीपीएम 2019 में भी इनको वोट पर करी थी और वही सीपीएम और कांग्रेस इस बार भी उनको गई है, तो वो जीरो हो गई। देखिए, और ये हम इस 77 पर आपको रोकना चाहेंगे। दरअसल देखिए, आप एक तर्क दे रहे हैं और कहा यह जा रहा है कि कांग्रेस और वाम ने वहां आपको वॉकओवर दे दिया, इसलिए इतनी बेहतरीन जीत हो पाई। बिल्कुल। तो भारतीय जनता पार्टी जो चीजें बोले उसी को तो प्रामाणिकता के आधार पे आप देखेंगे नहीं। जो साक्ष्य है, जो तर्क है, हमको कांग्रेस और वाम 2019 को भी आधार बनाया जाए तो 45% हम 2016 में भी थे और 44% पे आ गए थे हम 2019 में। लेकिन बढ़ा किसका वोट था और घटा किसका वोट था? यह तर्क वाली, लॉजिक वाली बात है ये कि 17 से 40 भाजपा हुई थी, टीएमसी नहीं हुई थी, और 23 से 7 पे सीपीएम आई थी, टीएमसी नहीं आई थी। तो वो तो वोट परसेंटेज उनके पे गया, कांग्रेस वहां पे कम हो गई थी तो उन पे गया। तो भाजपा, बोला ना मैं कि सुविधा के हिसाब से ये बयान बदलने वाले हैं, सुविधा के हिसाब से अपनी रणनीति बदलने वाले लोग हैं, यथार्थ में जीने वाले ये लोग नहीं हैं। देश के प्रधानमंत्री को बंगाल की जनता ने दिखा दिया कि दीदी है, सरकार दुआरे दुआरे चाहिए, यहाँ पे जुमलेबाजी और संपत्तियों को बेचने वाली सरकार नहीं चाहिए। अब आप इसी से बताइए ना। देखिए, अब दरअसल अब ये तो आप राजनीति कर रहे हैं। अब दरअसल हम लोग ये परिचर्चा राजनीति के लिए नहीं कर रहे हैं। खैर, वो आपका एक अपना तरीका है। अपना अगला सवाल यह है कि देखिए, अब तो सरकार बन गई और पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, दीदी तीसरी बार आई। तो दरअसल जो ये माना जाता है और ये कहा जाता है कि वहाँ पर जो विपक्ष है उसके ऊपर बड़े लाठी डंडे गिरते हैं। तो क्या अब ये माना जाए इस बार जो है उस तरह की स्थितियां नहीं होंगी? एक चीज। दूसरी चीज, अब इस बार सरकार की क्या योजना है कि किस तरीके से काम किया जाए? तीसरी बार आई है तो जिम्मेदारी और ज्यादा होगी। देखिए, इन विषम परिस्थितियों में जो कि केंद्र सरकार के द्वारा लांछन पे लांछन लगाए जाने के बावजूद भी और तमाम अपनी एजेंसियों का वहां पे ये एक्टिव करते रहे, उसके बावजूद भी जब जनता ने हमें जनाधार दिया है तो इस पे नैतिक कर्तव्य बनता है विपक्ष का भी कि जनता के जनाधार का सम्मान करें। और उससे भी ज्यादा हमारा कर्तव्य बनता है कि जो कार्य हम जनता के लिए पिछले का 2 कार्यकाल में किए हैं, जो हमने जनता के सामने अपने एजेंडा लेकर जाने का काम किया था, उसको और बेहतर से बेहतर करने का काम करेंगे और जनता को और बंगाल की शुचिता और अस्मिता को बचाए और बनाए रखने का दायित्व है हमारे सरकार के ऊपर। हम लोग बेहतरीन तरीका से काम करने का भरपूर प्रयास करेंगे, जी जान लगा के काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद नीरज जी, आपका जो आपने हमें समय दिया। और हम आशा करते हैं कि पश्चिम बंगाल अब हिंसा का दौर नहीं देखेगा और वहाँ पर जैसा आपने कहा कि दोनों का नैतिक कर्तव्य है कि एक साथ जो है मिलकर वहाँ की जनता के लिए काम किया जाए। दोस्तों, फिर हम लोग मिलेंगे एक नए शख्सियत के साथ, एक नई बातचीत के साथ, एक नए इंटरव्यू के साथ। तब तक के लिए आप लोगों का